आप सब ने ऑलरेडी ये देखा है कि हमारे पास दो ओमेगा है, एक वेज ओमेगा 3 और एक अलास्का ओमेगा। जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में ये भी मैं बताऊंगा। मार्केट में जो ओमेगा है उससे क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, और एक्चुअली ओमेगा करता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं ओमेगा यूज़ कर चुके? दोनों टाइप के ओमेगा यूज़ कर चुके? वेजिटेरियन है, करेक्ट। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली हमारे पास वेजिटेरियन ओमेगा है, और अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आपके लिए दोनों है। देखिए, वेज ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मार्केट में वेज ओमेगा है, लेकिन उस वेज ओमेगा और हमारे वेज ओमेगा में भी डिफरेंस है। अंदर उस ओमेगा के अंदर वेज है और बाहर उसका कवर नॉन वेज है, तो लिटरली वो वेज नहीं है। अगर आप हमारे वेज वाले के बारे में बात करेंगे तो बाहर की जो कवरिंग है वो भी वेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप वहाँ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्केट का वेज ओमेगा और हमारे वेज ओमेगा में क्या फ़र्क है। दूसरी बात है कि मार्केट में जो वेज ओमेगा के बारे में आप जानते हैं, वो ओमेगा एक्चुअली क्या है, फ्लेक्स ऑयल है। उसके अंदर क्या है, फ्लेक्स ऑयल। और फ्लेक्स ऑयल में जो एमिनो एसिड होता है वो ALA होता है, ALA। और ALA का कन्वर्जन अगर आप देखेंगे EPA में तो वो फ्रैक्शन परसेंटेज में होता है। मतलब अगर आप 3000 मिलीग्राम अगर आप इंटेक करेंगे तो उसका 0.03% EPA में कन्वर्ट होता है। तो आप सोचिए कितना ALA खाएंगे आप, पॉसिबल है? और हमारे ओमेगा में आपको पता है कि EPA ही है, ALA नहीं है। तो मैं इसका डिटेल अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एमिनो एसिड के लिए दो टर्म्स यूज होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के लिए दो टर्म यूज होते हैं, एक नॉन एसेंशियल और एक एसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए, मार्केट में किसी चीज को बेचना इतना आसान नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस नॉलेज का बिजनेस है। अब बात करें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। नॉन एसेंशियल मतलब जो आपके लिए आपकी बॉडी मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर आपकी बॉडी मैन्युफैक्चर कर रही है तो डेफिनेटली आपको बाहर से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपके लिए एसेंशियल नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। लेकिन जिस चीज को आपकी बॉडी बना नहीं रही है वो आपको क्या लेना है, बाहर से लेना है, इसीलिए वो क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड। हम अगर अपने एमिनो एसिड की बात करें, ओमेगा 3 इसको हम कहते हैं अलास्का ओमेगा 3, ये आपका एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब इसके साथ क्या खास बात है, ये प्रिस्टाइन अलास्का ओमेगा 3। अब प्रिस्टाइन अलास्का ओमेगा 3 को आप समझिए क्या है कि ये एक्चुअली में ऐसे जगह से लिया जाता है जो बर्फीला जोन है। अब अगर बर्फीला जोन है तो डेफिनेटली आपको पता है कि वहां पे पोल्यूशन क्या होगा, नील होगा। पोल्यूशन नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे जो पोलॉक एंड सैल्मोनल, ये दो फिश जो पाए जाते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आपको ओमेगा अवेलेबल है, फिश ओमेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वो पोल्यूटेड पानी से नहीं आया?
क्लियर? तो अगर पॉल्यूटेड पानी से आया है तो प्रॉब्लम क्या होती है वो देखिए। ये आपका फूड चेन होता है, ये फूड चेन है। मैं ओमेगा को क्लियर कट समझाने की कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको ओमेगा समझने की ज़रूरत ना पड़े, एक एक बारीकी जो आप डिस्कस कर सकते हैं लोगों से। तो ये नीचे अगर आप देखें तो एल्गे है सबसे बॉटम में फूड चेन में, उसके ऊपर स्मॉल फिश है, उसके ऊपर बिग फिश है, उसके ऊपर और उससे बड़े बड़े। तो जैसे जैसे ये एल्गे को कौन खाता है? स्मॉल फिश, राइट? तो यहाँ से जो भी टॉक्सिन्स हैं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मार्केट हमारे में तो टॉक्सिन्स नहीं है, नॉर्मल मार्केट की बात करता हूँ जो आप डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ जो भी टॉक्सिन है उसको हम बोलते हैं पर पार्ट मिलियन डिपोजिशन टॉक्सिन्स का इस लेवल पे जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा हाई इस पे होता है, और इससे ज़्यादा बहुत हाई इस पे होता है, और आप जो अगर इस बड़े फिश को खाते हैं तो आप में सबसे ज़्यादा होता है। अगर पर पार्ट मिलियन डिपोजिशन लाइक DDT एंड फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे जो खेत में आप यूज़ करते हैं जो पानी के थ्रू समुद्र में चला जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा पर पार्ट मिलियन डिपोजिशन आपकी बॉडी में होता है। इसीलिए आज के टाइम में सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आपको होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है इस फूड चेन के थ्रू। क्लियर? तो पर पार्ट मिलियन डिपोजिशन अगर ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, बीमारियां ज़्यादा होगी। हमने कहा हम जहाँ से लेते हैं पोलॉक और सैल्मन से, वो फिश बर्फीले इलाके में होती है, तो मतलब इस लेवल पे टॉक्सिन्स नहीं है और इस लेवल पे भी टॉक्सिन्स नहीं है। करेक्ट? यहां से हम लोग क्या बनाते हैं आपको पता है? वेज ओमेगा 3, और यहां से हम क्या बना सकते हैं? हमारा ओमेगा अलास्का 3। ये दोनों ही लेवल ऐसे हैं जहां पे टॉक्सिन्स नहीं है, पर पार्ट मिलियन डिपोजिशन नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अलास्का को, ओमेगा को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि हमारे ओमेगा में क्या खास बात है, क्यों एटमी का ओमेगा लें। आई थिंक क्लियर? अब ओमेगा को समझने के लिए एक चीज मैंने आपको बताया, ALA और EPA। पहले मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं और फिर ओमेगा के अंदर और क्या चीजें मिलती है फिर उसको बताता हूं। देखिए, अगर हम ALA की बात करें तो ये मैंने आपको बताया, जो फ्लेक्स ऑयल है और मार्केट में जितने ऑयल हैं वहां से आप ALA लेते हैं, और मार्केट में जो वेज ओमेगा के नाम से बिक रहा है आज, यही बिक रहा है फ्लेक्स ऑयल, जिसकी कीमत आपको पता है कम होती है। क्यों कम होती है ये भी बता देता हूं। कम में भी आप ज्यादा दे के आते हैं, ये भी बता देता हूं। ये फ्लेक्स ऑयल का रेट ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए केजी का है। फ्लेक्स ऑयल 200 रुपए केजी का है, और अगर आप कैप्सूल्स का रेट निकालेंगे तो ये हमारे को कम से कम 20,000 रुपए केजी का पड़ता है। अब क्या समझदारी हम करते हैं आप सोचिए। जिसको हम सस्ता कह रहे हैं उसके लिए हम 20,000 रुपए केजी दे के आ रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल की कीमत आपको पता है, बाकी कवर चढ़ा दिया। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि हम रियल मार्केट को जब कैच करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करें कि वो समझ जाए कि एक्चुअली हमें क्या देना। तो दूसरी बात है, अगर मान लिया ALA आपने ले भी लिया तो इसको EPA में बॉडी में कन्वर्जन फ्रैक्शंस में होता है, मतलब बहुत ज्यादा ALA खाएंगे तो EPA बनेगा, और EPA आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप ALA बहुत ज्यादा खाएंगे तो ओमेगा 3, 6 और 9 बॉडी में इतना ज्यादा हो जाएगा, 6 और 9, कि आपको और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। गलती से अगर आपको उसको डोजेस ज्यादा दे दिए गए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, साइंटिफिक चीज है। क्लियर? अब हम बात करते हैं EPA की। तो EPA और DHA, ये दो टर्म्स आपके सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये बोलते तो रहते हैं हम EPA, DHA। आप ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? हाथ उठाइए जरा। EPA का फुल फॉर्म, करेक्ट? तो इसका फुल फॉर्म है इकोसा पेंटेनोइक एसिड। इकोसा पेंटेनोइक एसिड।
और इसका क्या नाम है? डॉक्सोहेक्सेनोइक एसिड। और इसके साथ साथ हमारे ओमेगा के अंदर एक चीज और पाया जाता है और उसको कहते हैं विटामिन ई। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम लोग? डी अल्फा टोकोफेरॉल। डी अल्फा टोकोफेरॉल, ये तीन चीज आपके ओमेगा के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं ईपीए की बात करूं तो ईपीए में मेन काम क्या है ईपीए का, कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जिसके कारण ये टॉक्सिन्स की लेयर बन गई है। अब देखिए, अगर इसमें लेयर बन गई तो आपको देखिए इसका डायमीटर क्या हो गया? कम हो गया। जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो गया? कम हो गया। अब अगर डायमीटर कम हो गया तो डायमीटर को और हम किसे बोलते हैं? एरिया। क्या कम हो गया? एरिया कम हो गया। ब्लड फ्लो के लिए एरिया कम हो गया। अब देखिए, एक फार्मूला है फिजिक्स का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपने एरिया कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर यह टॉक्सिन्स इकट्ठा है तो ब्लड प्रेशर आपका सिंपल। और अगर हम बात करें कि अगर मैं इसको खोल दूं तो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? दिस इज द कॉज। ये कॉज है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर सीवीडी आपको मिनिमाइज हो जाता है जब आप ओमेगा को इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट? तो ये मुझे लगता है क्लियर आपको डेफिनेटली हो गया। इसके अलावा आपको पता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड के लेवल को ये डाउन कर देता है। तो आज के टाइम अगर हम सोसाइटी में बात करें और रिसर्चेस की बात करें तो 10 में से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनको सीवीडी की प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, लाइक लो ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपके ब्लड वेसल्स में अगर कुछ भी जम जाता है तो वो क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? खत्म हो जाती है। और अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपकी जो होम्योस्टेसिस प्रॉब्लम है, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। मतलब ब्लड में कांस्टेंट फ्लो मेंटेन नहीं होगा। अब देखिए, कहीं भी कांस्टेंट फ्लो अगर है तो ये भी डेफिनेट है कि आपके बॉडी के अंदर अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो बॉडी के अंदर हीट का ट्रांसफर कौन करता है? ब्लड। तो अगर आपका यूनिफॉर्म ब्लड फ्लो है तो आपके बॉडी के अंदर हीट भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। बुजुर्ग लोगों को ठंड क्यों लगती है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ब्लड का। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो डेफिनेटली उनको ठंड लगेगी। क्लियर? तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि ईपीए का क्या फंक्शन है। क्लियर? अब देखिए, अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से तो आप छुटकारा पाएंगे। यहाँ पे आप लोग कितने लोग बैठे हैं और मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी से, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपी की मेडिसिन खाते हैं। मैं देख के बता सकता हूँ, आंखों को देख के बता सकता हूँ, यहाँ केलॉइड्स देख के बता सकता हूँ, यहाँ डबल चीन देख के बता सकता हूँ, कई सारी चीजें। पेट बाहर निकला है तो बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं खा रहे हैं और नहीं खा रहे तो खाने को तैयार हो जाइए। तो बेटर है मेडिसिन लें, इससे अच्छा है कि आपका सोल्यूशन आपके पास है, इससे बेटर है आप ओमेगा लें। अगर ओमेगा लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं डीएचए की, तो डीएचए के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीएचए का रोल सबसे ज्यादा किस पे है? ब्रेन पर। और ब्रेन में मेजर क्या चीज होती है? न्यूट्रॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। क्या होती है? नर्व्स होती है। और एक और काम होती है आईज पर, इसको मैं डील करता हूं। तो देखिए, ब्रेन आपको पता है, जो ब्रेन है आपका,
आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके थ्रू होता है? ब्रेन के थ्रू। आपके बॉडी में एंजाइम्स का सिक्रेशन और आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन को कौन मेंटेन करता है? तो अगर आपके ब्रेन के नर्व्स हेल्दी हैं तो आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम और आपकी बॉडी के एंजाइमेटिक प्रॉब्लम दोनों ठीक रहेंगे। करेक्ट है? और आपको पता है ये ब्रेन अगर है तो ब्रेन से नीचे क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन से जितनी नर्व्स निकलती है स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व 31 नर्व पेरिफेरल में जाती है। कमर का अगर एक नर्व में प्रेशर पड़ गया तो आपको सियाटिका हो जाता है। वो नर्व जहां जहां जाता है वहां वहां आपको पेन होता है। अगर आप उस नर्व को हेल्दी कर दें तो क्या आपका पेन रिड्यूस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर आपके ब्रेन को जितने मैसेजेस ब्रेन ने देने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, हाइपोथैलेमस ब्रेन में जितने मैसेजेस जाने हैं वो कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी करता है। इवन आपकी बॉडी के अंदर कुछ बढ़ गया या कुछ घट गया उसको मेजरमेंट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको डायबिटीज है। सपोज आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में क्या मेजर रोल है किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन का ब्रेन से मैसेज कहाँ जाना है? हाइपोथैलेमस को। लेकिन कैसे मैं बताता हूं। ब्लड के अंदर सपोज ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गया। जैसे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ेगा वो टाइट्रेटेड ब्लड जब आपके ब्रेन में जाएगा, हाइपोथैलेमस को चेक करेगा और देखेगा ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है। इमीडिएट वो मैसेज देगा पिट्यूटरी को कि भाई ये मैसेज जाए कहाँ? पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज को मैसेज देगा कि भाई इंसुलिन रिलीज करो, शुगर थोड़ा ज्यादा है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा, शुगर का लेवल डाउन हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर ब्रेन आपका हेल्दी नहीं है या ब्रेन के लिए आप कोई खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने डाइट में, तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? तो समझ गए होंगे कि ब्रेन को हेल्दी रखने से हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। और आज हर दूसरे फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है? हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो अगर आप नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर दें तो क्या हार्मोनल बैलेंस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो आप सोचिए, एक आपका नर्व, दो ही चीज तो बॉडी के अंदर होती है, एक नर्व और दूसरा सर्कुलेशन के लिए क्या? एक तो मैसेजेस का सर्कुलेशन करती है और एक ब्लड सर्कुलेशन करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन में आपका क्या काम आ रहा है? ईपीए काम आ रहा है। और नर्व्स के लिए क्या काम आ रहा है? नर्व के सर्कुलेशन के लिए डीएचए काम आ रहा है। अगर सिर्फ ओमेगा का इस्तेमाल करें, सिर्फ ओमेगा का, तो आप 90% प्रॉब्लम से बच सकते हैं और ये प्रूवन है। और बहुत सारे लोग अपने डेली रूटीन में ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। लाइक व्हाट? जैसे सैलेड खाते हो, रोटी खाते हो, अकॉर्डिंगली वो ओमेगा को खाना मैंडेटरी है उनको। क्योंकि अगर ओमेगा खाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब देखिए आइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ड्राई आइज पे काम करती है। ड्राई आइज में क्या होता है? जो आंखों के अंदर आंसू बनते हैं, टीयर्स बनते हैं, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और अगर आंखें ड्राई हो तो बहुत परेशान होता है वो पर्सन। इरिटेशन हमेशा रहती है, इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती है आंखों में। तो अगर आपने डीएचए का इस्तेमाल किया तो ड्राई आइज पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अब आपने जैसे ही ओमेगा लेना शुरू किया, डीएचए आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा। जैसे डीएचए आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो टीयर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आंसू का निकलना बढ़ जाएगा। प्लस में आंसू को आंखों में रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आंखों में रिटेन करने की कैपेसिटी, कई लोगों की आंखें देखें काफी चमकीली होती है, तो वो आंखों में आंसू थोड़ा सा रहता है, वो ड्राई नहीं आती, इसलिए आंखें उसकी चमकीली होती है। प्लस में आंखों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो मैं कई बार इन्फ्लेमेशन को डील कर चुका हूँ, फिर एक बार कर देता हूँ। अगर आपका इन्फ्लेमेशन है आपको, तो इन्फ्लेमेशन के लिए साइंटिफिक वर्ड यूज होता है आइटिस। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, बर्निंग और हीट। ये 5 चीज को कलेक्टिवली
इन्फ्लामेशन बोला जाता है। नॉर्मली इन्फ्लामेशन के लिए हम कहते हैं सूजन। स्वेलिंग इज नॉट मतलब सिर्फ स्वेलिंग तो कैसे भी हो सकती है, वो इन्फ्लामेशन हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप ये 5 चीज़ों में 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, तो वो इन्फ्लामेशन के कैटेगरी में आती है। और इन्फ्लामेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है आइटिस। अब यहाँ आई से रिलेटेड वर्ड ही मैं यूज़ करूँगा। आपने सुना होगा कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। और आइटिस अगर बात करें तो बहुत सारे आइटिस आ जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, ठीक है, तो आर्थराइटिस। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी आइटिस वाली प्रॉब्लम आपके सामने आती है, इन्फ्लामेशन वाली आती है। और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए आपके पास ओमेगा है। तो ये कहीं की भी इन्फ्लामेशन को दूर कर सकती है, आइस की नहीं, कहीं की भी इन्फ्लामेशन को दूर कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसके साथ? ओमेगा के साथ। और ओमेगा के किस पर्टिकुलर पार्ट के साथ? डीएचए। डीएचए। इसके अलावा ओमेगा के अंदर है विटामिन ई। और विटामिन ई इज अ गुड एंटी ऑक्सीडेंट। विटामिन ई इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का, टिश्यूज का वियर एंड टियर होता है, जिसके वियर एंड टियर की वजह से फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। पोल्यूशन जो आप इनहेल करते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं। आप जो जंक फूड खाते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको मेजर ऑर्गन के प्रॉब्लम्स होंगी। क्या आप चाहते हैं प्रॉब्लम्स हो, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेटर है कि हम क्या इस्तेमाल करना शुरू करें? ओमेगा, एटमी का अलास्का ओमेगा। अगर एटमी का अलास्का ओमेगा आप इस्तेमाल करते हैं तो फ्री रेडिकल से आप बच सकते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके एंटीऑक्सीडेंट डाइट में नहीं है तो डेफिनेटली मेजर ऑर्गन्स की प्रॉब्लम आएंगी। तो दिस इज अबाउट विटामिन ई। विटामिन। अब अगर आप ओमेगा के कैप्सूल को इंटेक करते हैं तो 2 कैप्सूल्स का अगर इंटेक आप करें तो 700 मिलीग्राम ओमेगा आपके अंदर जाता है, ओमेगा 3। 2 कैप्सूल्स का इस्तेमाल अगर करें तो 700 मिलीग्राम ओमेगा 3 जाता है। और उसमें भी 65% आपका EPA और प्लस DHA होता है। सोच के देखिए। और मैं आपको बताऊं, ओमेगा को आप किसी लैब में टेस्ट करा के देखिए एक बार। हमने करा के देखा है एटमी के ओमेगा को, जितना उसके अंदर मेंशन है उससे ज्यादा है। और दिल्ली का सबसे बड़ा लैब से टेस्ट करा के, पेपर है मेरे पास, जो मेंशन है उससे पॉइंट्स में थोड़ा ज्यादा है, कम नहीं है। जब वेज ओमेगा को पंचर किया लैब में, पंचर करके जब उसको टेस्ट के लिए देखा तो उसकी खुशबू इतनी फैल गई कि वो टेस्ट करने वाले हैरान हो गए कि हमने आज तक ऐसा कोई ओमेगा नहीं देखा जिसकी खुशबू फैल जाए। आपने देखा होगा, ओमेगा को खोल के अगर देखेंगे तो आपके रूम में खुशबू फैल जाएगी। दिस इज ओमेगा, एटमी ओमेगा। क्या मैं समझूं आज के बाद क्या 2 कैप्सूल ओमेगा का इंटेक कर सकते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।